हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट। कल हमने स्टडी की थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे और सेल ऑर्गेनल्स की स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने फर्स्ट सेल ऑर्गेनल कंप्लीट कर लिया था। कौन सा था? वो था माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम सेकंड सेल ऑर्गेनल स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियस। क्या नाम है? न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रक। सेकंड सेल ऑर्गेनल का क्या नाम है? न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? वो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? हाँ, सबसे पहले ये देख लीजिए, इसकी खोज की कहाँ पर? इन्होंने इसकी खोज की रूट्स ऑफ ऑर्चिड प्लांट। ये इस प्लांट का नाम है ऑर्चिड प्लांट। ऑर्चिड प्लांट्स या ऑर्चिड प्लांट आप बोल सकते हो। यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। किसमें? जो ये प्लांट है ऑर्चिड प्लांट, इसके रूट में, यानी इसके रूट्स में, यानी जड़ों में, ठीक है। कब की थी? 1831, ठीक है। न्यूक्लियस का आपने एक नाम सुना होगा, जिस नाम से फेमस, कंट्रोलर ऑफ द सेल। कंट्रोलर ऑफ सेल यानी सारी कोशिका का जो नियंत्रण है वो न्यूक्लियस ही करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस करता है सारी कोशिका को नियंत्रित। ये जो सेल होती है उसके बीच में प्रेजेंट होता है, लोकेटेड इन सेंटर। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एक सेल के बीच में प्रेजेंट होता है और ये सारी कोशिका को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कंट्रोलर ऑफ सेल बोला जाता है, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ सेल ये है। तो आप एक लाइन और बोल सकते हो कि मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ सेल, यानी एक कोशिका का बहुत जरूरी अंग हो चुका है। ये क्या हो गया? एक कोशिका का बहुत जरूरी अंग, मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ सेल। कौन हो गया? न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? प्रेजेंट कहाँ पर होता है? तो इसकी अगर बात करें तो जो एनिमल सेल्स होती है, कौन सी? एनिमल सेल्स होती है। और एक कौन सी होती है? प्लांट सेल्स होती है। एक कौन सी होती है? प्लांट सेल्स होती है। तो ये जो एनिमल सेल्स है, इनके ये प्रेजेंट होता है बिटवीन, यानी बीच में। प्रेजेंट इन बिटवीन या लोकेटेड इन बिटवीन आप बोल सकते हो। किसमें? एनिमल सेल्स में। और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट इन पेरिफेरल एरिया। प्रेजेंट कहाँ पर होता है? पेरिफेरल एरिया में, यानी प्लांट सेल्स में ये किनारों पर प्रेजेंट होता है, बीच में नहीं होता। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये कोई सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। तो इसके अंदर न्यूक्लियस जो एनिमल सेल्स होगी उसमें यहाँ पर होगा, उसमें न्यूक्लियस यहाँ पर होगा। पर जो प्लांट सेल होगी, प्लांट सेल में ये यहाँ पर होगा, किनारे के पास होगा न्यूक्लियस। और इसमें ये न्यूक्लियस बीच में होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा? बीच में होगा। और इसमें किनारों के पास होगा। ये प्लांट सेल है, ठीक है। तो ये कहाँ पर होगा? पेरिफेरल एरिया में। और ये लोकेटेड इन सेंटर, ठीक है। प्रेजेंट इन बिटवीन बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो प्रेजेंट इन सेंटर, ठीक है। ये बीच में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर होता है? बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कौन सी होगी? ये एनिमल सेल होगी। यानी हमने न्यूक्लियस में क्या क्या स्टडी किया? ये न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, ठीक है। किसमें इसकी डिस्कवरी किसमें की थी? ऑर्चिड प्लांट की रूट्स में, ऑर्चिड प्लांट की जड़ों में। इसे कंट्रोलर ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। ये कोशिका का नियंत्रण करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कंट्रोलर ऑफ सेल। मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ सेल, मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ सेल किसको बोला जाता है? न्यूक्लियस को बोला जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी प्रेजेंस को लेकर बात करें तो एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट होता है, सेंटर में, बिटवीन में, एकदम जो कोशिका होती है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। और प्लांट सेल्स की बात करें तो उसमें पेरिफेरल एरिया में यानी किनारों के पास प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल्स में ये बीच में क्यों नहीं होता? क्योंकि जो वैक्यूल होती है, रिक्तिकाएं होती है, वो प्लांट सेल में बीच में वो प्रेजेंट होती है। इस कारण वो इसको धक्का दे करके किनारों के पास कर देती है, ठीक है। वैक्यूल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किनारों के पास कैसे जाता है, ठीक है। तो ये समझिए, एनिमल सेल में बीच में होता है, प्लांट सेल में पेरिफेरल एरिया के पास होता है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, एक बात और सुनिए, जो न्यूक्लियस होता है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। क्या होता है?
लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल यानी सबसे बड़ा कोशिकांग होता है ये कौन? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो देखिए, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये होगी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, डबल बाउंडेड होता है। ठीक है, और फिर न्यूक्लियस हो गया इस प्रकार, देखिए आप इसको ऐसे इरेज कर दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, फिर यहाँ से और कर दीजिए ऐसे इरेज, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, यहाँ से और कर दीजिए। ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ किसकी? न्यूक्लियस की। यहाँ से और कर दीजिए। आप साथ में इसको ड्रॉ कर लेना अपनी नोटबुक में। ये क्या होगी? ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होगी। फिर इसमें होता है न्यूक्लियोल। क्या होता है? न्यूक्लियोल। ये देखिए यहाँ पर होता है न्यूक्लियोल। ये क्या है? ये है न्यूक्लियोल। ठीक है, ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। फिर ये आगे सेंट्रोसोम्स। क्या आगे? सेंट्रोसोम्स। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की, किसकी? केंद्रक की। ये इसकी मैट्रिक्स और बच गए। ये स्ट्रक्चर होगी कंप्लीट। स्ट्रक्चर क्या होगी? स्ट्रक्चर होगी कंप्लीट। तो देखिए, ये जो मैंने डैश 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 कर रखे हैं ना, ये जो मैंने डैश डैश कर रखे हैं, इनको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये है न्यूक्लियोल। क्या है? न्यूक्लियोल। ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये क्या है? न्यूक्लियोल। ये मैंने आपको बताया था, इन्हें कहते हैं क्रोमोसेंटर। क्या कहते हैं? क्रोमोसेंटर। क्रोमोटीन, क्रोमोसेंटर। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया ये इसे क्या कहा जाता है? नहीं, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ये हमने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखी, जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोल, क्रोमोसेंटर और ये होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है सेल में। कौन? न्यूक्लियस सबसे बड़ा कोशिकांग होता है सेल में। ठीक है, हाँ, इसकी स्ट्रक्चर होगी कंप्लीट। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ओस्टियोक्लास्टल्स ये सेल है, ये ऐसी सेल है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट मोर देन 1। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं किसमें? ओस्टियोक्लास्टल सेल में। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक तो होगा ही नहीं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। ठीक है, किस सेल में? ओस्टियोक्लास्ट सेल्स में। और ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होगी। आप इसको ड्रा कर लीजिए। न्यूक्लियस को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रक कला, केंद्रक रस और केंद्रिका। और क्या कहते हैं? केंद्रिका। तो देखिए कौन कौन से हो गए? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियोज और एक होगी न्यूक्लियोल।
ठीक है, एक होगी न्यूक्लियोल। कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में, न्यूक्लियोल, न्यूक्लियोज और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये होगी केंद्रक कला, केंद्रक रस, और इसे कहते हैं केंद्रिका हिंदी में। ठीक है, तो देखिए जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। किसकी? लाइपोप्रोटीन की। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है? न्यूक्लियोप्लाज्म एंजाइम्स और एंजाइम के साथ प्रोटीन्स का निर्माण करता है। कौन करता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोल केंद्रिका, केंद्रिका क्या करती है? जो केंद्रिका है वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करती है। किसमें? सेल डिवीजन में जो न्यूक्लियोल होती है केंद्रिका वो पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो इनको देखा, ये लाइपोप्रोटीन से मेड होता है, यानी मेड बाय लाइपोप्रोटीन। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, ये है, ये एब्सेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यह न्यूक्लियस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे वाला सेल ऑर्गेनल देखेंगे। कौन सा? आगे वाला सेल ऑर्गेनल देखेंगे जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? मैंने आपको कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था राइबोसोम का अदर नेम क्या होता है, आप कमेंट करके बताइए। जो राइबोसोम का अदर नेम होता है वो होता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री। यानी आगे वाला कौन सा आ गया सेल ऑर्गेनल? 3 नंबर। कौन सा आ गया? राइबोसोम। राइबोसोम की आपको यह स्पेलिंग भी मिल जाएगी और राइबोसोम की आपको एक ये स्पेलिंग भी मिल जाएगी। किसकी? राइबोसोम की एक आपको ये स्पेलिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, राइबोसोम का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, अब बात आई राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई। ठीक है, राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो राइबोसोम की डिस्कवरी है वो की गई पेलेडे के द्वारा। किसके द्वारा? पेलेडे के द्वारा। इन्हीं कारण राइबोसोम को किस नाम से जाना जाता है? पेलेडे ग्रेनुअल्स। ग्रेनुअल्स का मतलब होता है बॉडी, यानी पेलेडे बॉडी या पेलेडे ग्रेनुअल्स। 1953 में राइबोसोम की खोज की थी पेलेडे ने। इसका नाम क्या हो गया? पेलेडे ग्रेनुअल्स। तो आप इस चीज को लिखिए, डिस्कवर्ड बाय, लिखिए डिस्कवर्ड बाय पेलेडे, पेलाडे आप बोल सकते हो। तो इस कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? अदर नेम। यह नाम भी एग्जाम में आ सकता है, पेलाडे ग्रेनुअल्स। ठीक है, इसकी कब की थी? 1953 में। और न्यूक्लियस की 1831 में। कब की थी? 1831 में। और इसकी 1953 में। अदर नेम पेलाडे ग्रेनुअल्स। ठीक है, तो अब देखिए राइबोसोम में आ गया। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। जो न्यूक्लियस था वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल था और जो राइबोसोम है वो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है। क्या है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। कौन है? राइबोसोम है। और लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन था? न्यूक्लियस था। और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन है? वो है राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, इसे कहा जाता है यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल इसे कहा जाता है। अब देखिए हम इस नाम का मीनिंग समझते हैं, राइबोसोम नाम का। तो ये आप यहाँ पर नाम लिख लीजिए, राइबोसोम। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ को आसानी से समझना है तो हम उसे टुकड़ों में बांट लेते हैं, उसे हम डिवाइड करते हैं। राइबो का मतलब होता है आरएनए प्लस प्रोटीन, जिसमें आरएनए और प्रोटीन हो। और सोम का मतलब होता है बॉडी। बॉडी मीन्स ग्रेनुअल्स। ठीक है, आरएनए की फुल फॉर्म बताइए। आरएनए की फुल फॉर्म बताइए आप। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड। किसकी? आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और सोम का मतलब हो गया बॉडी। ठीक है,
तो मतलब वो बॉडी या वो ग्रेनुअल्स आप इसको पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, वो बॉडी या वो ग्रेनुअल्स जो आरएनए और प्रोटीन से बने हो उन्हें हम क्या कह देंगे, उन्हें हम राइबोसोम कह देंगे। जो आरएनए और प्रोटीन से बने हो उन्हें हम क्या कह देंगे, राइबोसोम कह देंगे। तो आप इस नाम का मतलब समझ गए, राइबोसोम का मीन क्या होता है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और इसमें आरएनए कौन सा होता है बताइए, इसमें mRNA होता है, tRNA होता है या rRNA होता है, तो इसमें rRNA होता है, mRNA नहीं होता। mRNA किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में mRNA, और राइबोसोम में rRNA पाया जाता है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब जैसे 2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जिनकी संख्या को लेकर उनमें वो कितनी प्रेजेंट होती है उनके बारे में क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है। जो ई कोलाई है, कौन, ई कोलाई है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होती है 10,000, यानी ईच सेल में 10,000, एक सेल के अंदर 10,000 राइबोसोम्स होंगे। और इन मेमेलियन सेल्स, इन मेमेलियन सेल्स, इन ईच सेल कितनी होती है, 10 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख, लेख 10 लाख, तो कितनी होती है 10 लैक्स, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल दीजिए कितनी होती है 1 मिलियन, 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन प्रेजेंट होती है मेमेलियन की प्रत्येक कोशिका में। आप इसको नोट डाउन कीजिए, ये दोनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है राइबोसोम से। हम राइबोसोम को 2 पार्ट्स में बांटते हैं, राइबोसोम को 2 पार्ट्स में बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर। किसके आधार पर, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बेसिस पर। और कौन सा हो गया, यूकैरियोटिक सेल्स के बेसिस पर। यानी जो राइबोसोम होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है 70s राइबोसोम और एक होता है 80s राइबोसोम, यानी 17s राइबोसोम और 80s राइबोसोम। जो 17s राइबोसोम होता है वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। और जो 80s राइबोसोम होता है, 80s राइबोसोम होता है, वो पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स में। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा पाया जाएगा, 70s राइबोसोम। कौन सा, 70s राइबोसोम, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स में कौन सा पाया जाएगा, 80s राइबोसोम, ठीक है। आप एक चीज का ध्यान रखना, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से 2 गुना बड़ी होती है, ठीक है। यानी इनका जो साइज है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम का, जो इनके राइबोसोम का साइज है, यूकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम का साइज है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम से डबल होता है। कितना होता है, डबल होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, डबल देन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम, ठीक है। डबल देन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम, किसका, यूकैरियोटिक का। अब आप आगे देखिए, 80 जो ये राइबोसोम है इनकी 2 सब यूनिट्स होती है, इन दोनों की जो इसकी सब यूनिट होती है वो होती है, एक तो होती है 50s और एक होती है 30s, एक कौन सी होती है 30s। और जो ये 80s राइबोसोम है इसकी 2 सब यूनिट्स होती है, एक होती है 60s और एक होती है 40s। ये इनकी क्या है, ये इनकी सब यूनिट्स है, कौन सी, ये इनकी सब यूनिट्स है दोनों, और ये 80s राइबोसोम की सब यूनिट्स है। इन्हें सब यूनिट्स कहा जाता है। यानी सब यूनिट्स कौन सी होगी, 50s 30s 60s और 40s क्या होगी, सब यूनिट्स हो गई। अब सब यूनिट्स ये देखिए जुड़ी किस प्रकार होती है, ये सब यूनिट्स ये कुछ इस प्रकार जुड़ी होती है, जैसे एक यूनिट ये हो गई और दूसरी यूनिट ये हो गई, यानी 30s ये हो गई और 50s ये हो गई, ये 30s हो गई, ये 50s हो गई। अगर इसी प्रकार इसमें देखें तो एक सब यूनिट यह हो गई और दूसरी सब यूनिट यह हो गई, ये 40s हो गई और ये 80s हो गई, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल्स की सब यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम 80s राइबोसोम की 2 सब यूनिट हो गई और इसकी ये सब यूनिट हो गई। ये जो आपस में मिली होती है, ठीक है,
ये जो आपस में मिली होती है ये मैग्नीशियम आयन से मिली होती है। किससे? मैग्नीशियम आयन के द्वारा दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ी होती है। मैग्नीशियम +2 है, इस कारण इसको ऐसे लिखा है, ठीक है, प्लस प्लस, मैग्नीशियम +2 है, मैग्नीशियम प्लस प्लस। इसके द्वारा जो राइबोसोम्स की सब यूनिट है वो आपस में कनेक्ट होती है, ठीक है, इसके द्वारा। और इनमें क्या रह गया देखिए, ये हमने पढ़ लिया मैग्नीशियम के द्वारा जुड़ी होती है। ये सब यूनिट्स होगी 30s और 50s, ठीक है। और मैंने आपको ये बता दिया यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनके राइबोसोम की जो साइज होती है वो डबल होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम से। इनके जो राइबोसोम है उनसे ये डबल होती है। इनका काम क्या होता है? ये सिंथेसिस करती है किसका? प्रोटीन का। सिंथेसिस किसका करती है? प्रोटीन का, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का यानी ये प्रोटीन निर्माण करती है। अब देखिए हम इसकी कुछ स्ट्रक्चर समझते हैं, किस द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो राइबोसोम है उसमें RNA पाया जाता है, ठीक है, पर जो ये जुड़ा हुआ होता है ना, ये आपस में एक दूसरे कॉन्टैक्ट होते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ, देखिए स्ट्रक्चर में आप समझिए। ये एक RNA है, ठीक है, ये होगी उनकी सब यूनिट्स। कौन सी होगी? सब यूनिट्स होगी। ये एक RNA था, ये इनकी सब यूनिट्स होगी, ठीक है। ये इनकी क्या हो गई? ये सब यूनिट्स हो गई। ये राइबोसोम ही है। आप इनका चाहे 17s मान लीजिए, चाहे आपको इनको 80s मान लीजिए या 70s मान लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ये RNA है। इस RNA का नाम rRNA नहीं होता, इस RNA का नाम होता है mRNA। और M से मतलब होता है मैसेंजर, यानी इस RNA का क्या नाम हो गया? मैसेंजर RNA। इसका क्या नेम हो गया? मैसेंजर RNA mRNA। ये जो है ना, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये एक RNA है और ये वो सब यूनिट्स होगी राइबोसोम की। क्या होगी? ये इनकी सब यूनिट्स होगी, ठीक है। ये जब सभी मिल जाती है तो इनको बोला जाता है पॉलीसोम्स। क्या बोला जाता है? पॉलीसोम्स। पॉली का क्या मतलब हो गया? पॉली का मीन होता है मैनी। क्या मीन हो गया? मैनी। और सोम्स का मैंने आपको बताया था राइबोसोम में क्या? बॉडी या ग्रेनुअल्स आप बोल सकते हो। क्या? बॉडी भी बोल सकते हो या ग्रेनुअल्स भी बोल सकते हो। यानी मैनी बॉडीज यहाँ पर मिल चुकी है, ये देखिए। तो इनको हमने क्या बोल दिया? पॉलीसोम्स बोला जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको राइबोसोम का काम बता दिया था। प्रोटीन फैक्ट्री है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का ये कार्य करता है। कौन? राइबोसोम। अब आगे वाला सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नेम है उसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER भी बोला जाता है। नॉर्मली अगर आप इसका नेम देखोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ज्यादा आपको इसका ER लिखा हुआ मिलेगा नेम। क्या मिलेगा? ER। तो देखिए आगे वाला सेल ऑर्गेनल कितने हो गए? 3 सेल ऑर्गेनल्स हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, और ये 4th है। आप लिखते जाना, ये 4th है। इसका क्या नाम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नेम हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER कहा जाता है। ये सेल में कहां पर प्रेजेंट होता है? ये सेल में न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है? ER। जिसे क्या कहा जाता है? ER। ये सेल में कहां पर प्रेजेंट होता है? ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। वो मैं आपको अभी स्ट्रक्चर में बताऊंगा, ठीक है। इसे सबसे पहले देखा, फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय, बताइए इसको सबसे पहले किसने देखा? तो इसको सबसे पहले देखा गार्नियर ने। किसने? गार्नियर ने। फिर आ गया डिस्कवर्ड बाय। मैंने आपको बताया था देखता कोई और है, नाम कोई और देता है, खोजता कोई और है। तो क्या आ गया? डिस्कवर्ड बाय। तो इसे खोजा गया पोर्टर के द्वारा। किसके द्वारा? पोर्टर। कब? इन 1953। और जो ये टर्म यूज की है रेटिकुलम। क्या? रेटिकुलम। रेटिकुलम शब्द का, रेटिकुलम टर्म का जो यूज किया है वो भी पोर्टर ने ही किया था। वो भी किसने किया था? पोर्टर ने ही किया था। ER में देखा किसने? गार्नियर ने सबसे पहले, फिर डिस्कवरी की पोर्टर ने। और जो ये रेटिकुलम नाम है वो भी पोर्टर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आप एंडोप्लाज्मिक की स्ट्रक्चर कैसे होती है। ये 2 टाइप्स का होता है, एक RER, एक SCR। RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SCR का मतलब हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। यह जैसे ये कोई सेल है, अगर हम इसकी नॉर्मली स्ट्रक्चर देखें तो मान लो ये कोई न्यूक्लियस है,
मैंने आपको बताई थी न्यूक्लियस कुछ ऐसे होते हैं, ये इनके मेम्ब्रेन हो गए, डबल बॉन्ड मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोल हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, इसके पास में ये ऐसे होता है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार, या ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये है ना, ये स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर है, ये है न्यूक्लियस, ये क्या न्यूक्लियस, और इससे जो ये इनके पास में ये जो जुड़ा हुआ है इसे ER कहा जाता है, ठीक है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, ये पाई जाती है ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक में होते हुए भी ये एब्सेंट होती है, यानी आप इसको अपवाद बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अपवाद। मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, मैंने आपको मैच्योर आरबीसी के बारे में बताया था। मैंने कहा था जब सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की जाती है तब हम जिस सेल की मेम्ब्रेन लेते हैं वो मैच्योर आरबीसी की मेम्ब्रेन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, और जब हम इस पर कोई केमिकल डालेंगे तब जो मेम्ब्रेन बाहर आएगी वो सिर्फ सेल की आएगी। नहीं तो कोई अगर मैच्योर आरबीसी में कोई ऑर्गेनल हुआ और हमने इसके ऊपर केमिकल डाला तो जो मेम्ब्रेन है वो सेल की मेम्ब्रेन के साथ साथ जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ER की मेम्ब्रेन है, ये भी बाहर आ जाएगी। हाँ, मेम्ब्रेन से याद आया, ये सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन होते हैं। कौन से? सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन, सिंगल बाउंडेड होते हैं मेम्ब्रेन से। ये मैंने आपको शायद परसों पढ़ाया था, नहीं कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में, कि जो ER है वो सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन होते हैं। आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। जो पोर्टर ने इसकी खोज की थी वो 1953 में की थी, ऑब्जर्व किया गया गार्नियर के द्वारा, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ये कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स के होते हैं। मैंने बताया था RER, SCR। इसको ऐसे ही जाना जाता है, ठीक है। इसको ऐसे ही जाना जाता है। ऐसे कैसे? इसको बोला जाता है ER, और इसके टाइप्स उनको बोला जाता है RER, SCR। तो देखिए, आप मान लीजिए ये कोई ER है, यानी ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कोई न्यूक्लियस है। आप न्यूक्लियस को सिर्फ एक सर्कल से समझिए। ये इनके साइड में कौन होगा बताइए? ये इनके साइड में होगी ER। मैंने आपको यही बताया था। ठीक है, चलो थोड़ी इसको ब्यूटीफुल बनाते हैं, स्ट्रक्चर को थोड़ी सुंदर बनाते हैं। देखिए, एक ER ये होगी, और मान लो इधर वाली साइड एक ER है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एक स्मूथ ER होती है और एक रफ ER होती है, ठीक है। यानी एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इधर वाली साइड हम लेकर चल रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। किसको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इधर वाली साइड हम लेकर चल रहे हैं स्मूथ, क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप बोलो सर ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसी है, फिर इनको रफ और स्मूथ में क्यों बांटा गया? तो ये जो होती है इनके ऊपर होते हैं ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स नहीं है राइबोसोम, यानी उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यानी इनमें क्या पाई जाती है? प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। किन के अंदर? इधर जैसे ये ER है, इसके अंदर क्या है? प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इनमें एब्सेंस ऑफ राइबोसोम होती है। इनमें क्या होती है? एब्सेंस ऑफ राइबोसोम पाई जाती है, ठीक है। इनमें प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम पाई जाती है, इनमें एब्सेंस ऑफ राइबोसोम पाई जाती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं पाए जाते और इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं। यानी इसके ऊपर राइबोसोम है, तो इसका वर्क क्या होगा? तो नॉर्मल सी बात है, इसका वर्क क्या होगा? आप बताइए। राइबोसोम इस प्रेजेंट है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट है, यानी फिर क्या हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका वर्क क्या होगा?
इसका वर्ग होगा प्रोटीन सिंथेसिस का। किसका? प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, यानी ये प्रोटीन संश्लेषण करेगी और इसका वर्ग क्या होगा? ये करेगी लिपिड सिंथेसिस। ये क्या करेगी? लिपिड सिंथेसिस। यानी हमने यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ। रफ में राइबोसोम होता है, स्मूथ में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका क्या वर्क होता है? लिपिड सिंथेसिस का, और इसका वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। रफ का क्या वर्क होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। ये ईआर की स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो हमारा ईआर हो चुका है कंप्लीट। आज हमने 3 ऑर्गेनल्स की स्टडी की। बताइए कौन कौन से की, कमेंट कीजिए। न्यूक्लियस की, राइबोसोम की, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। कितने की? 3 ऑर्गेनल्स की। जो बचे हुए ऑर्गेनल्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।